हेलो फ्रेंड्स, आपके हमारे चैनल स्टडी फॉर जुडिशियल सर्विसेज में स्वागत है। तो ये पार्ट 2 है लेक्चर 1 का। पार्ट 1 में हमने ये डिस्कस किया था कि कैसे फाउंडेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ रखा गया। उसके लिए एक हमने टाइमलाइन देखी। टाइमलाइन में हमने जाना कि क्या शॉर्टकमिंग्स थी एज रिस्पेक्ट टू पब्लिक इंटरनेशनल लॉ, जैसे हम आज देखते हैं। तो उसी में हमने एक चीज जानी थी कि यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ नहीं था और सॉवरेन स्टेट नहीं डेवलप हुआ था। साथ में क्योंकि स्टेट नहीं था तो हायरार्की तो सवाल ही नहीं उठता है कि वर्टिकल हायरार्की की बात करें। तो ये तीनों चीज हम लोग देखते हैं कि इवॉल्व होते होते एक रेनेसांस पीरियड आता है, जहाँ पे ये जानते हैं कि ह्यूगो ग्रोशियस जो फादर ऑफ सेक्युलर इंटरनेशनल लॉ थे, उन्होंने बताया कि हमको एक लॉ चाहिए जो कॉमन फॉर ऑल सिटीजन्स हो। कॉमन फॉर ऑल सिटीजन्स मतलब कि वो यूनिवर्सल इन नेचर होना चाहिए, कि ये नहीं कि वो यूरोपियन नेशंस पे ही लगे। इट शुड बी एप्लीकेबल इवन ऑन नॉन यूरोपियन नेशंस ऑल्सो। तो एक हमको कॉन्सेप्ट मिला था यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ। सेकंड था कि हमको स्टेट चाहिए था, तो उसके लिए हमने ये देखा कि मैकियावेली, ह्यूगो ग्रोशियस, हॉब्स, लॉक रूसो, ये तीनों लोगों ने स्टेट के कॉन्सेप्ट पे काम किया था और उन्होंने बताया कि जो सोसाइटी है या कह लीजिए जो स्टेट है, वो एक एसोसिएशन ऑफ मैन है। तो हमने ये देखा कि जब सेंट थॉमस एक्विनास थे, उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया था और उसने कंडीशनली सही, लेकिन आपके लिए एक ह्यूमन मेड लॉ रिकॉग्नाइज किया था। तो यही ह्यूमन मेड लॉ एक जब एसोसिएशन बना रहे थे, उसी को हम लोग कलेक्टिवली एक टर्म दिया था स्टेट। और ये स्टेट इंडिपेंडेंट था। इंडिपेंडेंट से मतलब ये रहा कि वो सॉवरेन था, और सॉवरेन से मतलब ये रहा कि वो अपने ही रूल से बाध्य नहीं रहेगा। ये भी इम्पोर्टेंट है। तो ये सॉवरेन का कॉन्सेप्ट था। लेकिन जब ये ह्यूगो ग्रोशियस ने ये थ्योरी दी थी, तो हम ये देखते हैं कि एक डिवीजन होता है थॉट्स का। तो जैसे कि हमने जूरिस्प्रूडेंस में भी देखा है कि स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस आता है, वहाँ पे नेचुरलिस्ट होते हैं, पॉजिटिविस्ट होते हैं, ये एक दूसरे को क्रिटिसाइज करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि जो ये स्कूल है पॉजिटिविस्ट का, इस इनका एक थॉट प्रोसेस क्या था जिसकी वजह से ये नेचुरल लॉ को एक तरह से क्रिटिसाइज करते थे, मानते नहीं थे एक तरीके से। और उसी के बाद ये जानेंगे कि कुछ स्कॉलर जो उसी पॉजिटिविस्ट स्कूल के थे, वो ऐसे स्टेटमेंट देते हैं इंटरनेशनल लॉ के लिए, जैसे कि ऑस्टिन ने बोला था कि ये एक पॉजिटिव मोरालिटी है। साथ ही में हॉलैंड ने बोला ये वैनिशिंग पॉइंट ऑफ जूरिस्प्रूडेंस है। साथ में एक स्टार्क थे जो दो फॉल करते हैं नेचुरल लॉ में, लेकिन उनने बोला कि ये वीक लॉ है। तो अभी हम लोग ये लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे एक स्ट्रक्चर जान के। एक स्ट्रक्चर से भी पहले हम लोग ये जानेंगे कि थॉट प्रोसेस क्या था, और वो थॉट प्रोसेस कैसे एक लॉ स्ट्रक्चर में डेवलप हुआ। और वही लॉ स्ट्रक्चर आप ये कह सकते हैं कि नजरिया बन गया पब्लिक इंटरनेशनल लॉ को देखने का, जो कि हम आगे जाके जानेंगे कि वो एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी। पब्लिक इंटरनेशनल लॉ इज नॉट ऑल अबाउट दैट स्ट्रक्चर ओनली। ठीक है, तो हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं ये लेक्चर। तो रेनेसांस पीरियड वाज ऑल अबाउट इंटेलेक्चुअल सोसाइटी। इस सोसाइटी में पॉजिटिविस्ट उभर के आए और उनका मानना था कि हम सिर्फ वही लॉ मानेंगे जो आप प्रूव कर सकें। तो उन्होंने एक तरह से कह लीजिए एक साइंटिफिक अप्रोच रखी, ना कि मेटाफिजिक्स। मेटाफिजिक्स जो आप देख नहीं सकते जिसको, तो आप ये समझिए साइंटिफिक, रियलिस्टिक, एनालिटिकल या लॉ ऑफ एक्शन, ये सब कॉन्सेप्ट एक जैसे थे। इसी के ही विपरीत में आप ये कह लीजिए मेटाफिजिक्स, आइडियलिस्टिक, लॉ ऑफ मोरालिटी, क्वांटिटेटिव या मॉरल, ये सारे ग्राउंड इंटरनेशनल लॉ को सूट कर रहे थे। तो इसी को बैकअप मिल रहा था नेचुरल लॉ से। तो ये जो पॉजिटिविस्ट अप्रोच थी, इनकी थॉट प्रोसेस था, ये जाके डेवलप हुआ एक
लॉ स्ट्रक्चर में। ये लॉ स्ट्रक्चर बेसिकली बताता था हम वही रूल मानेंगे जो बैक्ड बाय अनदर रूल हो। तो जो रूल्स हैं डिराइव फ्रॉम अनदर रूल्स होंगे वही लीगल रूल माना जाएगा, अदरवाइज वो सिंपल एक मॉरलिटी हो जाएगा, लॉ रूल ऑफ मॉरलिटी हो जाएगा। बिकॉज वाई सो? बिकॉज दे आर नॉन बाइंडिंग। तो ये जो लॉ स्ट्रक्चर था ये धीरे धीरे वहां के डोमेस्टिक सेटअप में स्टैब्लिश होने लगा। तो आज का जैसे हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन ही अगर उठा लें तो देखते हैं कि एक सुप्रीम लॉ है जिसको कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। तो आप ये देखिए कि अगर एक लॉ बनता है जिसको हम स्टैट्यूट कहते हैं, उसको बैकअप मिलता है पार्लियामेंट से। पार्लियामेंट भी लीगल है, क्यों? क्योंकि उसको कॉन्स्टिट्यूशन से बैकअप मिलता है। वैसे ही हम अगर एग्जीक्यूटिव देखें तो एग्जीक्यूटिव इंफोर्स कराते हैं लॉ को, उनके पास सैंक्शन होते हैं। सैंक्शन मतलब एक तरीका जो आप इम्पोज करते हो ताकि वो लॉ फॉलो हो, ठीक है? तो इसको भी बैकअप मिलता है कॉन्स्टिट्यूशन से, जो कि सुप्रीम है, इसके ऊपर कोई नहीं है। वैसे जुडिशरी हो गई जो कि लॉ को आपके इंटरप्रेट करेगा। तो जो ये डोमेस्टिक सेटअप था, ये एक माइंड सेटअप से हम लोग ने उस टाइम के लोग पॉजिटिविस्ट कह लीजिए, वो रेप्लिकेट करना चाहते थे इंटरनेशनल सेटअप पे भी। तो हम ये देखते हैं कि जैसे अगर हम बात किए पार्लियामेंट जो लॉ मेकर्स हैं, तो इंटरनेशनल लॉ में हमने देखा, हाँ चलिए कन्वेंशन है, ठीक है, लोग आएंगे। कन्वेंशन मतलब एक ऐसी जगह जहाँ पे लोग आते हैं, बात करते हैं, एक असेंबली कह लीजिए, ठीक है। तो आज के टाइम में अगर हम देखें तो यूनाइटेड नेशन में जनरल असेंबली जो होती है वो इसका कन्वेंशन का काम करती है, लॉ मेकिंग का काम करती है। तो वो क्या करेगी, स्टैट्यूट बनाएगी। जैसे आप जान सकते हैं यूनाइटेड नेशन चार्टर है, वैसे एग्जीक्यूटिव है। आप सभी लोग जानते हैं कि सिक्योरिटी काउंसिल एक पॉलिटिकल ब्रांच है, एक एग्जीक्यूटिव ब्रांच है। वो अपना रेजोल्यूशन पास करती है, ठीक है, और वो रेजोल्यूशन बाइंडिंग होता है। और वैसे ही कोर्ट्स, आप जानते हैं परमानेंट इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट्स है। और अगर आपने वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में भी पढ़ा होगा तो वहां भी एक इंस्टीट्यूशनल सेटअप होता है जिसमें केसेस आते हैं और डिसाइड होते हैं। वैसे ही आपने इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन पढ़ा होगा। तो हम ये देख रहे हैं कि रेप्लिकेट जो कर रहे हैं उसमें सब कुछ पाया तो जाता है डोमेस्टिक सेटअप में, पर दिक्कत कहाँ होती है? दिक्कत होती है सैंक्शंस में। और जो मैंने आपको बहुत पहले, सबसे पहले लेक्चर 1 के पार्ट 1 में बताया था कि जो हायरार्की है वो वर्टिकल नहीं थी, वॉज नॉट वर्टिकल। सैंक्शन का मतलब क्या है कि मान लीजिए अगर आप कोई लॉ बनाते हैं और उसको आप इंफोर्स ही नहीं करा पाते हैं तो उस लॉ का कोई मतलब रह जाएगा? वो सिंपल एक मॉरल ग्राउंड पे चल रहा है, ठीक है, फॉलो करना है करो, नहीं करना है ना करो। तो एक ये सैंक्शन की कमी थी। हायरार्की की क्या बात है? क्योंकि आप जानते हैं सॉवरेनिटी जो होती है, यहाँ पे देखते हैं, जो सॉवरेनिटी जो होती है वो बेसिकली डिक्टेट करती है लॉ को। उसके लिए हमको एक चाहिए सेटअप की स्टेट है, स्टेट लॉ बनाएगी, रूल बनाएगी, लॉ बनाएगी, स्टैट्यूट बनाएगी, और उसको इंडिविजुअल उसके जो सब्जेक्ट्स है वो फॉलो करेंगे। लेकिन क्या इंटरनेशनल लॉ में ऐसा है? नहीं, क्योंकि इंटरनेशनल लॉ का जो एक स्ट्रक्चर है वो हायरार्की बेसिस, वो कह लीजिए कि हॉरिजॉन्टल हायरार्की है, जहां पे सभी स्टेट्स एक समान इक्वल हैं इंटरनेशनल लॉ की नजर में। तो एक क्वेश्चन उभर के आता है, क्या इंटरनेशनल लॉ इज अ ट्रू लॉ? ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन, प्रश्न चिन्ह लग जाता है इंटरनेशनल लॉ पे, इसी एक कह लीजिए एक थॉट प्रोसेस की वजह से। तो अब हम ये जानेंगे कि क्या क्या पॉजिटिविस्ट जो स्कॉलर्स थे वो इंटरनेशनल लॉ के बारे में बताते हैं इन्हीं ग्राउंड्स के आधार पे। तो अगर क्रिटिसिज्म का बात करें तो सबसे आगे थे ऑस्टिन। ऑस्टिन का मानना था कि जो इंटरनेशनल लॉ है वो पॉजिटिव मोरालिटी है। तो पॉजिटिव से मतलब क्या, हमारा पहले ये जान लें। इसको लैटिन में कहते हैं टू प्लेस। टू प्लेस मतलब टू स्टैब्लिश रूल्स,
तो आप जानते हैं ऑस्टिन ने क्या बोला था लॉ के बारे में कि लॉ इज द कमांड ऑफ सॉवरेन। तो उसके एक लॉ का जो ये सेटअप था उसमें ये था कि एक स्टेट होगा जिसको हम एसोसिएशन ऑफ ह्यूमन मानते हैं। वो स्टेट वो एसोसिएशन कमांड करेगा। कमांड से मतलब है लॉ बनाएगा। अब वो लॉ को फॉलो कराने के लिए हम सैंक्शन की बात करेंगे। सैंक्शन मतलब पनिश करेंगे, एक टूल ऑफ इन्फोर्सिंग द लॉ। ठीक है। तो अगर हम इंटरनेशनल एस्पेक्ट की बात करें और इस ऑस्टिन की थ्योरी को कंपेयर करें तो हम ये जानते हैं कि चाहे वो जनरल असेंबली हो, चाहे वो सिक्योरिटी काउंसिल हो, और चाहे वो परमानेंट इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हो या इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हो, इनमें एक फ्लॉ था बाइंडिंग। क्योंकि आप देखेंगे जनरल असेंबली के जो रेजोल्यूशन होते हैं वो नॉन बाइंडिंग है। सिक्योरिटी काउंसिल की सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि 5 परमानेंट जो मेंबर हैं वो वीटो मार देते थे। रेजोल्यूशन वो बाइंडिंग होता था लेकिन जब वीटो ही पड़ जाता था तो रेजोल्यूशन की तो बात ही खत्म हो जाती थी। प्लस आप अगर परमानेंट इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की बात करें या इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की बात करें, वहां पे क्या था कि अगर आपको डिस्प्यूट लाना भी है तो आपको दोनों स्टेट्स या जो भी डिस्प्यूटेड स्टेट्स हैं उनके कंसेंट से आप इसको डिस्प्यूट को रिजॉल्व कर सकते हैं। अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं है। और अगर ये डिसीजन आ जाता है, डिसाइडेड हो जाता है, तो स्टिल ये नॉन बाइंडिंग हो जाता है। तो आप ये देख रहे हैं कि नॉन बाइंडिंग है तो हम ये कह सकते हैं कि जब कोई चीज नॉन बाइंडिंग होगी तो उसका वैल्यू क्या रह जाएगा? राइट्स नहीं है। सिंपल आप कह सकते राइट्स नहीं है तो ड्यूटीज भी नहीं है। तो एक कह सकते हैं कि ये सिर्फ एक मॉरलिटी है, फॉलो करो या ना करो, स्टेट के ऊपर है। प्लस ऑस्टिन की थ्योरी में एक ये था कि एक हायरार्की देख रहे हैं, एक स्टेट है, स्टेट कमांड देगा और कमांड को हम सेक्शन से फॉलो करवाएंगे इंडिविजुअल्स पे जो उसके सब्जेक्ट्स हैं। ओके। तो ये हायरार्की जो थी ये नहीं मिली। तो इनने बोला कि जो इंटरनेशनल लॉ है ये सिर्फ एक पॉजिटिव मोरालिटी है। मोरालिटी हमने आपको यहीं पे बता दिया है, पॉजिटिव का मतलब बता दिया है, और इसको कहते हैं पॉजिटिव मोरालिटी। इसी चीज को जो ऑस्टिन ने बताया है जो कमी है इंटरनेशनल लॉ की, इसी को एक तरह से दूसरे वर्जन में हॉलैंड ने बताया कि ये तो एक वैनिशिंग पॉइंट ऑफ जुरिस्प्रूडेंस है। कैसे? अब आप पहले तो ये जानिए कि वैनिशिंग पॉइंट ही क्या होता है। तो हॉलैंड का मानना था कि इंटरनेशनल लॉ एंड जूरिस्प्रूडेंस ये दोनों अपने अपने एक अलग फील्ड रखती है। लेकिन जब एक टाइम आता है कि इसमें और उसमें अंतर्भेद करना बहुत मुश्किल हो जाता है, और जो ये जो स्टेज है जहाँ पे ये मीट करते हैं, जब आप अंतर नहीं कर सकते हैं कि इंटरनेशनल लॉ क्या है या जूरिस्प्रूडेंस क्या है, तो वो जो मीटिंग है उसको उसने कहा है वैनिशिंग पॉइंट। रीजन वही है क्योंकि नॉन बाइंडिंग है, सैंक्शन नहीं है। तो उनका ये मानना था कि ये जो इंटरनेशनल लॉ है, जो रूल ऑफ बॉडी है जो स्टेट फॉलो करती है, वो बेसिकली आउट ऑफ कर्टेसी कर रही है। मतलब कोई बाइंडिंग फोर्स नहीं है तो उसके ऊपर वो दायित्व नहीं बनता है, ड्यूटी नहीं बनती कि उसको फॉलो ही करना है। वो जब चाहे मना कर सकता है, उसके बाद कोई उसके ऊपर रूल नहीं करने वाला। क्यों? क्योंकि सभी स्टेट सॉवरेन है, इक्वल है। और आपको जानते हैं जो इंटरनेशनल सेटअप है वो नॉन बाइंडिंग है। तो दोनों लोगों ने, ऑस्टिन हो चाहे हॉलैंड हो, उनने एक ही बात की थी। इसी को ही देखते हुए जो स्टार्क थे उन्होंने बोला कि पब्लिक इंटरनेशनल लॉ इज अ वीक लॉ। ओके।
वो उनने बेसिकली क्या किया, ही डाउटेड एफिशिएंसी ऑफ पब्लिक इंटरनेशनल लॉ, क्योंकि उन्होंने डोमेस्टिक कह लीजिए या नेशनल जो लॉ का जो स्ट्रक्चर है उससे इसने कंपेयर किया, क्योंकि वहां पे आपको दिखता है कि स्टेट होगा, उसका लॉ बनेगा, उसको लॉ को एग्जीक्यूट कराने के लिए सैंक्शंस होंगे, उसको पनिश करेंगे, जो भी वॉयलेट करेगा लॉ को उसको हम पनिश कर सकते हैं। लेकिन ऐसा पब्लिक इंटरनेशनल लॉ में नहीं दिख रहा था, क्योंकि ये ऑस्ट्रियन हॉलैंड इनका जो थॉट प्रोसेस था डोमेस्टिक सेटअप का, वही उनने रेप्लिकेट कर दिया था। तो जो कुछ जैसे स्टार्क जैसे स्कॉलर थे, उन्होंने बोला कि ये जो पब्लिक इंटरनेशनल लॉ ये कमजोर है, क्योंकि हाँ ये एक सेटअप तो देता है डोमेस्टिक जैसा, लेकिन आप इसको फोर्स करा लो तो ये थोड़ा मैटर दुविधा वाली है। ओके, ऐसा ही एक और क्रिटिसिज्म सुनने को मिलता है पब्लिक इंटरनेशनल लॉ के लिए कि ये इंटरनेशनल लॉ लॉ ऑफ पावरफुल नेशन है। तो मेरे हिसाब से उस टाइम की जो ये बातें हैं ये सही भी थी एक हद तक, लेकिन जो पॉजिटिविस्ट थे ये कह सकते हैं कि उनने पब्लिक इंटरनेशनल लॉ का जो स्कोप नेचर था उसको अंडर एस्टिमेट कर लिया। इसको हम जानते हैं कुछ काउंटर क्या कहते हैं काउंटर आर्गुमेंट से। तो उसको देखिए आप, जैसे सिक्योरिटी काउंसिल है, सिक्योरिटी काउंसिल ऐसा नहीं कि कभी मतलब बिना वीटो के रही नहीं है, ऐसा नहीं है। तो आप ये जानते हैं कि एक रेजोल्यूशन था 808, ये बेसिकली था आईसीटीवाई पे। आईसीटीवाई क्या है? इंटरनेशनल क्रिमिनल ट्रिब्यूनल फॉर यूगोस्लाविया। इसमें क्या हुआ था कि कुछ वॉर क्राइम्स हुए थे, जैसे जेनोसाइड हो गया, वॉर क्राइम अपने में भी एक ऑफेंस है इंटरनेशनल टर्म में। तो ये सब क्या होता कि जो ये हेड ऑफ द स्टेट होते थे, ये बेसिकली इनको पनिश करता था, इनके ऊपर क्रिमिनल ट्रायल चलाता था, और ये क्रिमिनल ट्रायल के लिए कोर्ट स्टैब्लिश होती थी स्टैट्यूट से। ये बेसिकली कह सकते हैं जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ था उसमें न्यूरम्बर्ग ट्रायल हुआ था, टोक्यो ट्रायल हुआ था, तो उसमें कुछ क्रिमिनल कोर्ट्स के क्रिमिनल ट्रिब्यूनल के प्रिंसिपल्स को अडॉप्ट किया गया था। उसी के बाद आईसीटीवाई आया, आईसीटीआर आया, रवांडा का जो था। तो आप ये देख सकते हैं कि सैंक्शंस आते हैं अपने अपने तरीके से इंटरनेशनल लॉ में। वैसे एक रेजोल्यूशन होता है 678, आपको याद होगा बगदाद में जो सद्दाम हुसैन था वो तेल पे आग लगाए दे रहा था। तो जब वो क्वेटा में इंटरवेंशन कर रहा था, तो एक वर्ल्ड को एक डर सताया कि पब्लिक पीस खराब हो जाएगी। उनने उनको चेतावनी दी, लेकिन वो माने नहीं, और उसके बाद ये रेजोल्यूशन 678 पास हुआ था। आप एक ऑपरेशन सुने होंगे, ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म। इसमें क्या हुआ था, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने एक ऑपरेशन स्टार्ट किया था जिसमें कई स्टेट्स मिलके यूज ऑफ फोर्स करते, यूज ऑफ फोर्स। अब ये छोड़ दीजिए एमिकेबल मेथड होगा कि चलिए हम सैंक्शन लगा देंगे कि इसके क्या कहते हैं मॉनेटरी डिसएडवांटेज देंगे, नहीं, वहां पे यूज ऑफ फोर्स हुआ था। नेक्स्ट देखें अगर रेजोल्यूशन 1373, ये आप जानते हैं कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन पे टेररिस्ट हमला हुआ था। तो यूनाइटेड नेशन में एक बात चली कि क्यों ना एक काउंटर टेररिज्म पे भी एक रेजोल्यूशन आना चाहिए टेररिज्म को काउंटर करने के लिए। तो ये उस पे है। तो सैंक्शन तो दिख रहे हैं, इसके साथ साथ हमको कुछ एमिकेबल मेथड भी मिलते हैं। अगर कोई स्टेट है जो इंटरनेशनल लॉ को वॉयलेट कर रहा है, तो उसके ऊपर एक तरह से प्रेशर डालने के लिए, प्रेशर के थ्रू कि आप इंटरनेशनल लॉ को फॉलो करिए, जो भी डिस्प्यूट आप उसको क्या कहते हैं वॉर के थ्रू नहीं सॉल्व करेंगे। तो ऐसे ही होता है, एक सैंक्शन होता है जो कहते हैं ब्लॉकेड। इसमें क्या होता है कि जैसे मान लीजिए एक कोई शिप है ऑस्ट्रेलिया की, ऑस्ट्रेलिया आर मेरे ख्याल से वाइन के ज्यादा बिगेस्ट प्रोड्यूसर हैं, तो वो चाइना में भेजते हैं। तो आपने रिसेंटली भी न्यूज सुनी होगी कि चाइना ने वहां के जो वाइन एक्सपोर्ट था उसको वहीं पे रोक दिया था और जाने नहीं दे रहा था वापस। तो एक तरह से उनको मॉनेटरी लॉस हो रहा था। वैसे ही एक होता है पैसिफिक ब्लॉकेड। उसमें क्या होता है कि एक कंट्री
जो उसका सीशोर है, मतलब सी से ट्रेड होता है ना, तो वहां पे जो वेसल्स होती है उसको ही ब्लॉक कर देता है, अपने फ्रिगेट ब्रिगेड जो भी उसके कह लीजिए मिलिट्री नेवी के थ्रू किसी को ट्रेड नहीं करने देता या खुद भी नहीं करता है। तो ये सब मॉनिटरी बेसिस पे सैंक्शंस लग रहे थे। ऐसे आपने एक रिसेंटली सुना होगा, FATF एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको कहते हैं फाइनेंशियल एक्शन एक्शन टास्क फोर्स। तो वो क्या करती है, अगर आपको कुछ बोला गया कि आप फाइनेंशियल जो असिस्टेंस प्रोवाइड कर रहे हैं टेररिस्ट ग्रुप को, उसको आप रोकिए। अगर वो स्टेट नहीं रोकता है तो उसको पहले तो ग्रे लिस्ट में डालते हैं, फिर उसको ब्लैक लिस्ट में डालते हैं। तो उस लिस्ट में डालने का फायदा मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि ग्रे लिस्ट में डाला है तो स्टेट पे प्रेशर दिया गया है कि हम इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे आपकी कंट्री में जब तक आप वहां के जैसे कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उनके एसेट को आप फ्रीज करिए, रोकिए, उनको जेल में डालिए। ओके, तो ये सब आप सैंक्शंस देख सकते हैं। ऐसा नहीं कि इंटरनेशनल लॉ में सैंक्शन की बात ही नहीं होती है, मुश्किल होता है, कॉपरेशन चाहिए रहता है, लेकिन सैंक्शंस होते हैं। तो एक तरह से हम इसको काउंटर कर सकते हैं ऑस्टिन की बात को, तो वहां पे इंटरनेशनल सेटअप में सैंक्शंस नहीं होते हैं, जो सबसे बड़ा उसका एक ग्राउंड था इंटरनेशनल लॉ को लॉ नहीं मानने का, या कह लीजिए मॉरलिटी, क्योंकि मॉरलिटी नहीं, राइट है, ड्यूटी लगाई गई है और ड्यूटी को इन्फोर्स कराने के लिए भी सैंक्शन है। तो वो एक लीगल लॉ है, ना कि सिर्फ एक मेयर मॉरलिटी है। वैसे ही अगर आप देखें, जो ये पॉजिटिविस्ट थे, ये इंटरनेशनल लॉ के जो नेचर स्कोप है इसको अंडर एस्टिमेट किया, जैसे मैंने पहले बताया था। आप देखिए 1919 आते आते लीग ऑफ नेशन बना था, दो ये रोक नहीं पाया सेकेंड वर्ल्ड वॉर, क्योंकि इसका एक कुछ पीरियड था कि आप इतने पीरियड तक नोटिस दे दीजिए, उसके बाद आप आजाद हैं, कुछ भी करिए, तो वॉर कर ही लिया। वैसे ही उसके बाद गलतियों से सीखा, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन बना, वहां पर अब ये नहीं है कि आप उस नेशन को, उस ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ सकते हैं। ओके, आप जो भी चार्टर है उसको आपको फॉलो करना वंस यू बिकेम द मेंबर। वैसे ही आप ये देखेंगे कि इंटरनेशनल लॉ में कई ब्रांचेस भी बहुत उभर के आई। जैसे आज के टाइम पे भी हम डिस्कस करते हैं इंटरनेशनल स्टॉकहोम, जो कि 1972 से स्टार्ट हुआ था, स्टॉकहोम कन्वेंशन, और जो अभी भी लोग कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज करते हैं जिसको COP कहते हैं, वो अभी भी कंटिन्यू हो रहा है। साथ में जैसे कि आप देख सकते हैं सोलर अलायंस हो गया है, जो कि सबसे बड़ा अभी का है, तो ये इन्वायरमेंट के ऊपर हो गया है। वैसे इंटरनेशनल क्रिमिनल लॉ है, आपको मैंने पहले बताया था, न्यूरम्बर्ग ट्रायल हो गया, टोक्यो ट्रायल हो गया, रवांडा का हो गया, युगोस्लाविया का हो गया, सेरेलियोनी का हो गया। वैसे एक पूरा का पूरा इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के बारे में भी है, जिसमें आपको पता, पाकिस्तान ने, रिसेंट जो न्यूज थी, पाकिस्तान ने एक इंडियन सिटीजन को पकड़ लिया था, और जादव करके था कोई, तो वो एक पूरा का पूरा सेटअप है। फिर आप देख लीजिए एयर लॉ है, वॉर्सो ट्रीटी होती है, उसमें साइन हुई थी। मतलब कि कहने का है कि लॉ, जो एयरक्राफ्ट उड़ेगा उससे रिलेटेड जो लॉ है उसके बारे में एयर एयर लॉ डील करता है, और ये कन्वेंशन के थ्रू हुआ है। ऐसे नहीं कि कोई स्टेट आया उसने अपना सिंगल बना दिया, उसको हम लोग फॉलो करने लगे। वैसे एक आउटर स्पेस लॉ है, वो कहता है कि जो ये आउटर स्पेस है, जो भी आउटर स्पेस है, ये ह्यूमन काइंड के लिए, इस पे ये नहीं होगा कि कोई मिलिट्री बेस बना ले, उसके बाद अदर स्टेट्स की मिसाइल सैटेलाइट्स को दगाए रहे, तो ये सब नहीं होगा। ये आउटर स्पेस बेसिकली ह्यूमन काइंड के लिए है, इसमें हम रिसर्च करेंगे, सब कुछ करेंगे, जिससे हमारे जो नेशन के जो सिटीजन्स हैं वो, उनका भला हो सके। वैसे ही IPR आप जानते हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट डेवलप हुआ, साइबर लॉ डेवलप हुआ, आज के टाइम जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उस पर बात हो रही है। तो ये देखिए, जो इंटरनेशनल लॉ है, कि आज के टाइम और इवन फ्यूचरिस्टिक भी काफी है, इसका बहुत बड़ा डायनामिक रोल है। तो ये नजरअंदाज कहीं ना कहीं पॉजिटिविस्ट ने कर ही लिया था। उसके साथ साथ जो सबसे बड़ा आप कह सकते हैं इंटरनेशनल लॉ का जो रोल रह गया है इस समय, वो है एक मीडियम, वो एक मीडियम बन गया है टू अचीव इंटरनेशनल ऑब्जेक्टिव्स। इंटरनेशनल नेशनल ऑब्जेक्टिव से मेरा मतलब क्या है वो आप जान लीजिए। जैसे आपको पता है USSR को
एक्सेस चाहिए था हॉट वाटर का, जो कि अरेबियन सी पे था। उसके लिए उसको अफगानिस्तान की, कह लीजिए, इंटरवेंशन करना था अफगानिस्तान को। तो इंटरवेंशन के लिए उसको इंटरनेशनल लॉ के ही रूल मानने हैं, तभी वो कर सकता है। जैसे कई इंटरनेशनल लॉ में ग्राउंड ऑफ इंटरवेंशन दिया हुआ है। तो एक होता है जैसे कि ह्यूमैनिटेरियन हो गया, इन नेचर हो गया कि हम मदद करेंगे वहां के लोगों का। दूसरी चीज हो गया कि आगे आप यूएसआर के खुद ही के लोगों को डर है कि कुछ गलत होगा, इन सेल्फ डिफेंस वो इंटरवेंशन कर सकता है। वैसे ही एक इंटरवेंशन का तरीका था कि जब वो अफगानिस्तानी खुद इनवाइट कर ले, जो वहां का हेड ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट है, वो खुद ही अफगानिस्तान, रशिया या कह लीजिए यूएसआर को जो उस टाइम था उसको इनवाइट कर ले, तो ये तरीका चुना गया था। तो देखिए आप, जो फॉरेन पॉलिसीज होती है यूएसएसआर की, फॉरेन पॉलिसी जो भी थी उसके में ये था कि हम इंटरनेशनल लॉ को इंटरवेंशन, मतलब कि खुद ही ऐसा हालात बना दो कि हम अफगानिस्तान खुद ही हमको अप्रोच करे। ठीक है। तो वैसे ही आप एक कई बार टर्म सुने होंगे, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स मतलब कह लीजिए जो इंटरनेशनल ऑब्जेक्टिव्स हैं उसी को फुलफिल करने के लिए एक इंटरनेशनल पॉलिटिक्स होता है। पॉलिटिक्स मतलब फॉरेन पॉलिसीज, हम क्या रखेंगे अरब नेशंस के साथ, यूरोपियन नेशन के साथ, वेस्टर्न नेशंस के साथ। ठीक है, अगर इंडियन कंटेक्स्ट पे बात करें, किसी भी कंटेक्स्ट नेशन की कंटेक्स्ट से बात करें। इसका और भी उदाहरण हम ले सकते हैं, जैसे कि टर्की। हम ये सब सब अभी कंटेम्प्रेरी ले रहे हैं। जैसे कि टर्की हो गया, टर्की का जो उर्दगान है वो आप जानते हैं खलीफेट ऑफ मुस्लिम बनना चाहते हैं। तो आप जानते हैं कि 1919 में जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ था, तो ऑटोमन एम्पायर डिसइंटीग्रेट हो गया था और रह गया था टर्की में। तो ये एक तरह से रीजनरेट करना चाहते हैं अपने आप को ऑटोमन एम्पायर में, जिससे वो मुस्लिम की खलीफेट बन जाए। ये उनका है, और आप देख सकते हैं ये 100 साल हो चुके हैं इसीलिए। वैसे ही चाइना अपना ग्लोबल डोमिनेंस बढ़ाना चाहता है। वो, आपको पता है अमेरिका को तो अब बीटी कर चुका है एक तरीके से, लेकिन जैसे कि एशियन सिल्क रूट था, एशियन सिल्क रूट, ठीक है, ये उसको भी रीजनरेट करना चाहता है। तो रेलवे ट्रैक्स बिछा रहा है, रोड बिछा रहा है, जिसका कनेक्शन अरब सागर, कह लीजिए कि पाकिस्तान से होते होते यूरोपियन नेशन तक का था। अफ्रीका भी टच कर रहा है, सारे कॉन्टिनेंट से उसका रोल है। सारे वे से, रोड वेज, सी वेज या रेलवे ट्रैक्स के थ्रू। साथ में अगर हम यूरोपियन प्रेजेंस इन एशिया देखें, कि आज के टाइम फ्रांस बहुत बोल रहा है इंडिया के फेवर में, या मतलब क्या कहते हैं, अमेरिका बहुत बोल रहा है फेवर में। तो इसके पीछे भी एक कारण है कि जो इंडो पैसिफिक रीजन है वो 21st सेंचुरी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो एक ये रीजन हो गया, उनको अपनी प्रेजेंस चाहिए इंडो पैसिफिक रीजन में। वैसे ही एक अमेरिकन प्रेजेंस, अमेरिका को भी अपनी प्रेजेंस इंडो पैसिफिक में करनी, तो वो क्वाड के साथ है जापान, टू काउंटर चाइना बेसिकली। तो आप देख सकते हैं कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स होती है, फॉरेन पॉलिसी होती है, उसी के हिसाब से इंटरनेशनल रिलेशंस बनते हैं। जैसे कि हम इंडियंस हैं, जो इंडियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो अरब नेशन से अच्छे रिलेशन रखना चाहती है। इसीलिए अगर इसराइल के खिलाफ सीधे सीधे नहीं बोल रही है, तो डिप्लोमेटिक जो आंसर है वो बैलेंस देती है, बैलेंस स्टेटमेंट देती है, ताकि ना पैलेस्तीन को दिक्कत हो, ना इसराइल के सिटीजन को दिक्कत हो। और उसके लिए आप जानते हैं कि इंटरनेशनल लॉ को फॉलो किया जाता है। ओके, जैसे कि आप यही मान लीजिए, जैसे टर्की है, टर्की खलीफेट बनना चाहता है, तो वो स्टेटमेंट देगा फेवर ऑफ मुस्लिम। तो अभी आपने देखा जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज, इसको बोला गया कि आप यूनाइटेड नेशन में जाइए और सिक्योरिटी काउंसिल से कहिए कि एक रेजोल्यूशन पास करें, ताकि जो इसराइल है वहां पे हम इसराइल को काउंटर करने के लिए हम पैलेस्टीन के लिए एक फोर्स बनाएं, जिसमें हम सभी जो ऑर्गेनाइजेशन फॉर इस्लामिक कंट्री है, हम सभी अपने पैसे, मॉनिटरी फंड हो गया, मिलिट्री हो गई, इनको हम स्थापित करें इनके प्रोटेक्शन के लिए। तो देखिए इवेंचुअली इंटरनेशनल लॉ को ही अप्रोच किया गया।
तो ये बन गया एक मीडियम। तो आप देख सकते हैं कि इंटरनेशनल लॉ का क्या स्कोप है आज के टाइम पे। तो इस लेक्चर में हमने जाना कि क्या पॉजिटिविस्ट स्कॉलर्स के थॉट थे, क्या वो ग्राउंड थे जिनके वजह से वो पब्लिक इंटरनेशनल लॉ को ट्रू लॉ नहीं मानते थे। सात के हिसाब से वो एक वीक लॉ था। इसके बेसिस पे हमने एक काउंटर आर्गुमेंट रखा और ये बताया कि दे वर फार बिहाइंड द रियल डायनामिक्स ऑफ पब्लिक इंटरनेशनल लॉ। तो ये लेक्चर यहीं पे समाप्त हो रहा है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे और म्युनिसिपल लॉ, इंटरनेशनल लॉ के देखेंगे डिस्टिंक्शंस क्या हैं। साथ ही में लास्ट में हम लोग प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ को देखेंगे। प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ को देखने के लिए या अंडरस्टैंड करने के लिए हमको इंटरनेशनल लॉ, पब्लिक इंटरनेशनल लॉ की अच्छी एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, तभी हम लोग प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ को समझ सकते हैं। लास्ट में एक रिक्वेस्ट है कि आपको अगर कंटेंट अच्छा लग रहा है और वे ऑफ टीचिंग में कोई इम्प्रूवमेंट चाहिए तो आप हमको प्लीज कमेंट करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, स्टडी फॉर जुडिशियल सर्विस को।